हम लोग यूनिट 3 में आज देखेंगे स्पेशल पर्पस ऑफ सब्सिडी बुक। उससे पहले हम लोग जनरल देख चुके हैं। स्पेशल पर्पस ऑफ सब्सिडी बुक कि यूनिट 3 के अंदर ही एक टॉपिक है स्पेशल पर्पस ऑफ सब्सिडी बुक, विशेष उद्देश्य वाली सहायक बही। होता क्या स्पेशल पर्पस ऑफ सब्सिडी बुक? तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि एक बिजनेसमैन दो ही रास्ता पकड़ता है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का पहला रास्ता है कि वो ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद जर्नल बनाएगा, फिर लेजर बनाएगा। और दूसरा रास्ता है कि ट्रांजैक्शन के बाद वो सब्सिडी बुक बनाएगा, फिर लेजर बनाएगा। देखिए ये रास्ता है कि इसको समझिएगा तो समझ में आएगा कि इसका ज़रूरत क्या है। सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शन बिजनेस में लेन देन को रिकॉर्ड करने का एक रास्ता ये है कि ट्रांजैक्शन के बाद उसका जर्नल बना लीजिए, जर्नल के बाद आप लेजर बना लीजिए। एक तरीका ये है जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पहले ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल, फिर लेजर, और फिर आगे फाइनल अकाउंट वगैरह बनेगा। चलिए फाइनल अकाउंट भी लिख देते हैं। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फाइनल अकाउंट बनता है। ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट बनता है, और फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं आगे का। ये हम लोग अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन एक रास्ता और है कि ट्रांजैक्शन से डायरेक्ट लेजर तक पहुंचने के बीच में ये रास्ता ना पकड़ के एक बाईपास पकड़ के जाइए, जिसको बोलते हैं सब्सिडी बुक। सहायक बही, इसके कॉन्सेप्ट को हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी समझा देते हैं। होता क्या है कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसको लेजर में रिकॉर्ड करने के लिए दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो जर्नल के रास्ते आप जा सकते हैं, और दूसरा आप सब्सिडी बुक के रास्ते जा सकते हैं। जर्नल के रास्ते जाने वाला कौन बिजनेसमैन होगा, कौन है जो जर्नल के रास्ते ही पकड़ेगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो छोटा बिजनेसमैन होगा, जिसके यहाँ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होंगे, जिसके लिए पॉसिबल होगा कि वो हर ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर सकता है। तो छोटे बिजनेसमैन जिसके यहाँ कम ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसके लिए पॉसिबल है कि हर ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर सकता है, वो बिजनेसमैन ये रास्ता पकड़ेगा, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल, और जर्नल के बाद लेजर में चला जाएगा। लेकिन जिसके पास ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, जिसके लिए जर्नल में सारे लेन देन को लिखना संभव नहीं है। अब सोचिए अगर 1,000 लेन देन दिन भर में होने लगे तो पॉसिबल है कि वो हर लेन देन को जर्नल में लिख पाएगा या जर्नल में लिखवा पाएगा? 4-4, 10-10 लड़का रखेगा लिखने के लिए सिर्फ, तो उसका खर्च सोच लीजिए। अगर 10 बच्चा है, एक बच्चे का सैलरी भी 10,000 है, तो 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा आपका महीने का जा रहा है सिर्फ जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के लिए। जबकि जर्नल से हमको कुछ खास जानकारी मिलती नहीं है। जर्नल से ना तो हमको प्रॉफिट पता चलता है, ना लॉस पता चलता है, कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि उसका फिर लेजर बनाना पड़ेगा। अब सोचिए 1,000 ट्रांजैक्शन रोज़ का रोज़ रिकॉर्ड हो रहा है, उसका लेजर बनाने में कितना टाइम लगेगा, फिर उसका ट्रायल, फिर फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है ना, तो अब जर्नल वाला सरदर्द मत लीजिए, आप डायरेक्ट ये रास्ता पकड़िए बाईपास, और बना दीजिए ट्रांजैक्शन का सब्सिडी बुक, और सब्सिडी बुक के बाद बना दीजिए लेजर। तो फिर से आप रिपीट करते हैं, सब्सिडी बुक कौन बनाएगा? तो जिसके यहाँ बहुत अधिक लेन देन होगा, जिसके यहाँ बहुत अधिक लेन देन होगा, जिसके लिए संभव नहीं होगा कि अपने सारे लेन देन का बिजनेस में रिकॉर्डिंग कर पाए, तो वो बिजनेसमैन क्या करेगा? ट्रांजैक्शन के बाद सब्सिडी बुक बनाएगा, फिर लेजर से आगे। ये तो इधर वही चलेगा, यहाँ से कहीं कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ आने का जो रास्ता है वो दो है। तो आप या तो सब्सिडी बुक बनाइए या तो फिर जर्नल बनाइए। तो फिर से रिपीट करते हैं, जर्नल बनाता है छोटा बिजनेसमैन जिसके यहाँ कम लेन देन होता है, और सब्सिडी बुक बनाता है बड़ा बिजनेसमैन जिसके यहाँ ज़्यादा लेन देन होता है। जैसे अब बिग बाज़ार में चले जाएंगे तो सब्सिडी बुक बनता होगा, किसी मॉल में चले जाएंगे तो सब्सिडी बुक बनता है। वो लोग जर्नल नहीं बनाता, क्योंकि लेन देन ज़्यादा होता है ना, दिन भर में सारे लेन देन को रिकॉर्ड करना, तो वो सब्सिडी बुक के रास्ते चलता है। सब्सिडी बुक का मतलब था सहायक बही, जर्नल के जगह पे आपको सपोर्ट करेगा। तो आखिर कौन कौन से सब्सिडी बुक होते हैं? तो हम लोग ये जान गए कि किसको बनाना है सब्सिडी बुक। अब हम लोग यही जानते हैं कि सब्सिडी बुक कौन कौन होते हैं। अगर हम जर्नल नहीं बनाएं तो कौन कौन से सहायक बही हम बना सकते हैं? कौन कौन सा सब्सिडी बुक होगा? पहला सब्सिडी बुक का नाम है कैश बुक। पहला सब्सिडी बुक का नाम क्या है? कैश बुक, रोकड़ बही। दूसरा सब्सिडी बुक का नाम है परचेज बुक। क्रय बही।
तीसरा सब्सिडी बुक का नाम है सेल्स बुक। चौथा था परचेज रिटर्न बुक। क्रय वापसी बही। पांचवा था सेल्स रिटर्न बुक। जो आपको पढ़ना है वो हम बता रहे हैं। दो बुक आपको नहीं पढ़ना है, जिसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। ये आपके सिलेबस में नहीं है और ऐसे भी सिलेबस से हटा दिया गया है। बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, दो बुक और होता है, क्योंकि टोटल सब्सिडी बुक 8 होते थे। सब्सिडी बुक टोटल 8 होते हैं, 8 में से ये 5 लिखा हुआ है, एक छठा लिख रहे हैं जर्नल प्रॉपर, और 2 बुक आपको हटा दिया गया है, इसलिए वो 2 बुक पढ़ना नहीं है। कौन कौन हटा दिया गया है? तो एक का नाम है बिल्स रिसीवेबल और एक का नाम है बिल्स पेबल। ये 2 बुक है जो आपके सिलेबस से डिलीटेड है, वो पढ़ना भी नहीं है। 8 सब्सिडी बुक होते हैं, 2 छोड़ दिया गया। अब ध्यान देना है कि सब्सिडी बुक जो होता है वो सपोर्टिंग बुक होता है, यानी आप जर्नल के जगह पे इन सारे बुक्स को बना के, ये सारे हिसाब बुक्स अगर बनाते हैं तो ये सारे बुक्स बना के वही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो जर्नल से मिलती है। यानी जर्नल से एक बिजनेसमैन को जो जानकारी मिलती है वो जानकारी हम इसके ज़रिए भी ला सकते हैं। जर्नल में क्या मिलता होगा सोचिए तो, या तो कैश बुक का जानकारी मिलता होगा, पैसा कितना। अच्छा, जर्नल बना के हम लोग चाहते क्या होंगे? जर्नल बना के हम लोग ये चेक करते होंगे कि कितना पैसा आया, कितना गया, उसका रिकॉर्डिंग, कैश का बैलेंस कितना है। हम ये जानना चाहते होंगे कि मेरा परचेज कितना हम टोटल किए, ये जानना चाहते होंगे सेल टोटल कितना किए। सब जानकारी तो यहाँ मिल जाएगा। जो एक बिजनेसमैन जर्नल बना के जानकारी लाना चाहता है वो सारी जानकारी आपको सब्सिडी बुक के जरिए भी मिल जाएगी। इसीलिए जर्नल ना बना के, इतना समय बर्बाद ना करके हम सब्सिडी बुक से आगे बढ़ जाते हैं और अपना समय बचा लेते हैं। सब्सिडी बुक कौन बनाएगा? जिसके यहाँ लेन देन ज़्यादा होगा वो सब्सिडी बुक बनाएगा। नहीं, सब्सिडी बुक में ये 6 बुक बना के और अपना सारा रिकॉर्डिंग वो कर सकता है जो वो जर्नल में करना चाहता था। इसीलिए ऐसे बिजनेसमैन जिसके लिए ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना संभव नहीं होगा, वो बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन के बाद सब्सिडी बुक बाद लेजर, फिर ट्रायल, फिर फाइनल अकाउंट में पहुंचेगा। लेकिन जिस बिजनेसमैन के यहाँ ट्रांजैक्शन कम होते, जिसके लिए संभव है कि वो जर्नल में लिख सकता है, तो वो रास्ता पकड़ेगा ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। यही तरीका है आगे बढ़ने का और इसी तरीके से हर बिजनेसमैन आगे बढ़ता है और आपको भी। अब हम लोग देख रहे हैं कैश बुक। कैश बुक जो सब्सिडी बुक का मेन बुक होता है। सब्सिडी बुक का सबसे मेन बुक कौन होता है? कैश बुक सबसे मेन बुक होता है, मुख्य बही जिसको बोलते हैं। बाकी जो बुक है वो तो है ही, लेकिन कैश बुक सबसे मेन बुक होता है। अब कैश बुक क्या होता है, इसमें क्या रिकॉर्डिंग करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैश बुक की। बोलता है ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में क्या होता है? बोलता है रोकड़ बही में केवल नगद लेन देन को लिखा जाता है। रोकड़ बही में केवल नगद लेन देन को लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कैश बुक जब आप बनाते हैं तो केवल कैश में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, नगद में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसी को यहाँ लिखेंगे कैश बुक में, और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को, जो उधार में खरीदा गया, उधार में बेचा गया, उसके अलग बुक है। कैश बुक में केवल कैश से रिलेटेड लेन देन, यानी पैसा आएगा तो लिखेंगे, पैसा जाएगा तो लिखेंगे। अगर कोई मान लीजिए उधार में माल खरीदे तो उधार माल खरीदने का परचेज बुक में, उधार बेचने का सेल्स बुक में, सबका अपना बुक डाला हुआ है। दुनिया के जितने ट्रांजैक्शन हैं वो यही 6 बुक में कहीं ना कहीं जाएंगे। दुनिया के जितने ट्रांजैक्शन हैं वो इसी 6 बुक में से कहीं ना कहीं जाएंगे। तो ये 5 बुक नीचे का डिसाइडेड है कि इसमें जाएगा उधार खरीदने का, इसमें जाएगा उधार बेचने का, अगर परचेज किया सामान रिटर्न आता है तो इसमें जाएगा, सेल किया सामान रिटर्न जाएगा तो इसमें जाएगा, और जर्नल प्रॉपर में जो इधर कहीं नहीं जाएगा, जो ट्रांजैक्शन इस बुक में कहीं नहीं जाएगा, यानी ऊपर के 5 बुक में कहीं किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। यही तरीका है रिकॉर्डिंग का। अब हम लोग को कैश बुक देखना है कि कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक में क्या करेंगे? कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। नगद लेन देनों का लेखा करना है हम लोगों को कैश बुक के अंदर।
और यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि केवल कैश ट्रांजेक्शन। पता है कैश बुक में कौन सा रूल्स अप्लाई करेंगे? तो अगर आप ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो 2 रूल हम आपको बता देते हैं। कैश हमारा कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। पुराने ट्रेडिशनल रूल में, परंपरागत नियम में कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का रूल्स बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कैश बुक बनाते समय हम लोग ये ध्यान देंगे कि आने वाले को डेबिट करेंगे। अगर आने वाले को, किसको, कौन सा आने वाला, ध्यान दीजिएगा, पैसे को। हम लोग किसका बुक बना रहे हैं? कैश बुक। तो इसमें रिकॉर्डिंग किसका होगा? केवल कैश का। हम दूसरे को ध्यान नहीं देंगे। कैश बुक बनाते समय केवल कैश को ध्यान देंगे कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाकी सामान जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे सामान बेच दे रहे, तो बेच दे रहे तो सामान तो चला गया, पैसा आया ना, तो हम लोग पैसे की बात करेंगे। तो अगर पैसा आएगा तो उसको डेबिट करेंगे, सिर्फ पैसे का। तथा अगर पैसा जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, जाने वाले को क्रेडिट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पैसे को ध्यान देना है, सिर्फ पैसे को आपको ध्यान देना है, दूसरे किसी को ध्यान नहीं देना। पैसे को सिर्फ ध्यान देना है कि अगर पैसा आएगा तो डेबिट और पैसा जाएगा तो क्रेडिट होगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से हम बता रहे थे, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट से कैसे इसको बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताता है कि दुनिया में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उसको 5 कैटेगरी में बांटना है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस। तो उसमें से देखिए तो कैश हमारा क्या होता है? कैश हमारा एसेट्स होता है। कैश हमारा क्या होता है? एसेट होता है। दुनिया के हर लेन देन को पहले 5 कैटेगरी में बांटना है, एसेट में, लायबिलिटी में, कैपिटल में, इनकम में, एक्सपेंसेज में। तो कैश, उस हिसाब से कैश बुक बना रहे थे, हमको कैश का रिकॉर्डिंग करना है। तो कैश हमारा एसेट्स होता है, और एसेट्स कौन सा बैलेंस रखता है? डेबिट बैलेंस रखता है। और हम लोग जानते हैं जो डेबिट बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। तो जब आपके पास कैश बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। अब खुद सोचिए कब बढ़ेगा? जब मेरे पास कैश आएगा तो बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और घटेगा कब? जब कैश जाएगा तो घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। यही लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे कैश बुक बनाते समय। यानी हम लोगों को कैश बुक बनाते समय इसी लॉजिक को अप्लाई करना है। और कैश बुक में कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है? ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ये बात ध्यान रखना है। एक और चीज़ है कि कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है? कैश बुक वर्सेस कैश अकाउंट। रोकड़ बही बनाम रोकड़ खाता, कुछ अंतर है या नहीं, या एक ही होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें दोनों के रिज़ल्ट की तो दोनों का रिज़ल्ट एक ही होगा। जैसे कैश बुक बनाने से जो आपको मिलेगा, कौन सा चीज़ मिलता है कैश बुक बनाने से? कैश का बैलेंस पता चलता है कि कितना मेरे पास पैसा अभी है। तो कैश बुक बनाने का जो आंसर आएगा और कैश अकाउंट बनाने का जो आंसर आएगा वो दोनों सेम ही आएगा। इसको सिमिलैरिटी बोलते हैं, समानता है दोनों में। कि कैश बुक का जो रिज़ल्ट है, यानी कि आंसर जो कैश बुक से आएगा, कैश बुक बनाने से जो आपको आंसर मिल जाएगा वही आंसर कैश अकाउंट बनाने से मिलेगा। इसीलिए बिजनेस में दोनों में से कोई एक बनाया जाता है। जब इससे भी वही आंसर आएगा और इससे भी वही आंसर आएगा तो दोनों बना के टाइम पास करने का कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग या तो कैश बुक बनाते हैं या तो कैश अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि दोनों से सेम आंसर मिलेगा। तो पहला समानता है, इसको याद रखिएगा। कैश अकाउंट और कैश बुक से जो आंसर आएंगे वो दोनों सेम रहेंगे। ये समानता है, सिमिलैरिटीज़ है दोनों में, कि दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन अंतर क्या है वो समझिएगा। अंतर पहला क्या है कि कैश बुक एक सब्सिडी बुक है, कैश बुक एक सब्सिडी बुक है, और कैश अकाउंट एक लेजर है। कैश बुक एक सब्सिडी बुक है और कैश अकाउंट एक लेजर है। पहला अंतर यही है। ये सहायक बही का पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सिडी बुक, यह सहायक बही का भाग है, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेजर, ये खाता बही का पार्ट है। दूसरा अंतर ये है कि जब कैश बुक बनाते हैं हम लोग तो कैश के ट्रांजैक्शन का जर्नल नहीं करते हैं। जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं तो कैश के ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यानी कैश बुक बनाते समय कैश से संबंधित लेन देनों को जर्नल में नहीं लिखते हैं। लेकिन जब हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश अकाउंट बनाने से पहले कैश से संबंधित लेन देनों को जर्नल में लिखना पड़ता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कैश बुक अगर हम बना रहे हैं तो जर्नल में नहीं लिखते कैश वाला। जब भी कैश बुक बनता होगा जर्नल में उस कैश वाला छोड़ देते हैं। लेकिन कैश अकाउंट बनाते समय, लेजर बनाते समय क्या करना होगा? पहले उसका जर्नल रिकॉर्डिंग करना होगा, फिर लेजर में पोस्टिंग करना होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 बार कैश रिकॉर्ड होगा, एक बार जर्नल में, एक बार लेजर में।
और जब ये बनाएंगे तो फिर एक ही बार रिकॉर्ड होगा, जर्नल में रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, सिर्फ लेजर में रिकॉर्डिंग करेंगे कैश बुक को। तो दूसरा डिफरेंस हम लोग देख लिए कि कैश बुक बनाएंगे तो जर्नल बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, केवल कैश बुक में रिकॉर्डिंग करके काम चला सकते हैं। और जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो इसके लिए जर्नल बनाने की आवश्यकता होगी, बिना जर्नल बनाए आप कैश अकाउंट नहीं बना सकते। दूसरा अंतर हम लोग देख लिए। तीसरा डिफरेंस अगर हम कैश बुक और कैश अकाउंट की बताएं, पहला समानता समझ गए ना, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तीसरा जो है बोलता है कैश अकाउंट जो है लेजर का पार्ट है। कैश अकाउंट किसका पार्ट है, लेजर का, और कैश बुक पार्ट है सब्सिडी बुक का। यानी ये प्राइमरी एंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये ओरिजिनल एंट्री है और ये डुप्लीकेट एंट्री होगा। यानी इसमें ओरिजिनली रिकॉर्ड किया जाएगा, लेन देन को पहली बार रिकॉर्ड किया जाएगा और इसमें लेन देन को दूसरी बार रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन लाख अंतर अगर हम लोग बात कर ले, समानता ये है कि दोनों का आंसर सेम आएगा। तो सोचिए इसमें 2 बार लिखेंगे तब जो आंसर आएगा, पहले सबका जर्नल बनाएंगे फिर सबका लेजर बनाएंगे तब जो आंसर आएगा, इसमें बोलता है डायरेक्ट एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो कौन व्यक्ति आज के समय में ज़्यादा मेहनत करना चाहता है, सारा लेन देन को लिखो फिर उसका लेजर बनाओ तब आंसर जो पता चलेगा, वो बोलता है कि इसमें एक ही बार में पता चल जाएगा। यानी इसमें कैसे कैसे पता चलेगा, पहले जर्नल बनेगा सारा लेन देन का, फिर उसका लेजर बनेगा कैश का, तब पता चलेगा कि मेरे पास कैश कितना बैलेंस है। इतना मेहनत करना पड़ेगा। अगर सोचिए कि साल भर में 1 लाख लेन देन हुआ है तो 1 लाख लेन देन का जर्नल बनाइए, फिर 1 लाख लेन देन का लेजर बनाइए, तब आपको पता चलेगा साल के लास्ट में कितना पैसा आपके पास है। और इसमें क्या बोलता है, बोलता है ये सब कुछ नहीं करेंगे, जर्नल वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट पोस्टिंग मारेंगे और डायरेक्ट बैलेंस निकाल लेंगे। तो लोगों के लिए अब के समय में आसान हो रहा है कैश बुक, कि कैश बुक बना लो, आसान पड़ेगा, जर्नल बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जर्नल बनाने का समय बच जाएगा और आंसर तो दोनों से हमको सेम ही पता चल जाता है। जो कैश बुक से पता चलेगा वही कैश अकाउंट से पता चलेगा। इसीलिए आज के समय में हर बिजनेसमैन कैश अकाउंट को इग्नोर मार दिया, बोला हम जर्नल बनाएं उतना सारा, फिर लेजर बनाएं उतना, तब हमको पता चलेगा मेरे पास कितना पैसा है कैश में है, उससे बेहतर है कि हम कैश बुक ना बना लें। इसलिए आज बैंक देखिए या कहीं भी देखिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, कैश बुक। बैंक में भी कैश बुक बनता है, जर्नल बनाएगा बैंक पागल हो जाएगा, लेन देन का जर्नल रिकॉर्ड करे फिर उसका लेजर बनाए, बहुत टाइम वेस्ट होगा और स्टाफ की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, फिर भी सही चीज़ जानकारी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सब कैश अकाउंट इग्नोर करके सब क्या बनाने लगा, कैश बुक। हर बिजनेसमैन कैश बुक अपने यहाँ बनाने लगा ताकि वो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके और उससे वही जानकारी प्राप्त कर सके जो उसे कैश अकाउंट से चाहिए थी। लिखिए इसको। अब हम लोग देखते हैं कैश बुक कब बनाना है, ये भी हम लोग देख लिए, क्या क्या उसमें डालेंगे ये भी देख लिए, और कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है वो भी देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक। आखिर कैश बुक कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ कैश बुक, रोकड़ बही के प्रकार। तो अगर कैश बुक की टाइप की बात करें तो पहला होता है सिंगल कॉलम कैश बुक। कॉलम मतलब होता है खाना, जो अमाउंट लिखने का जो होता है ना उसको कॉलम बोलते हैं। एक खाने वाली रोकड़ बही, इसमें रुपीज़ को लिखने का, रुपया का लिखने का सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा, वो है कैश कॉलम या बैंक कॉलम भी हो सकता है। डबल कॉलम कैश बुक, दो खाने वाली रोकड़ बही। अब डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या हो सकता है, तो बोलता है कैश कॉलम हो सकता है और बैंक कॉलम हो सकता है। दूसरा कैश कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम हो सकता है। और तीसरा बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम हो सकता है। और तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तीन खाने वाली रोकड़ बही। और चौथा होता है पेटी कैश बुक। ध्यान
ध्यान दीजिएगा इधर कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे। पहले सिंगल कॉलन कैश बुक कौन बनाएगा? सिंगल कॉलन कैश बुक वैसे बिजनेसमैन बनाएंगे जो या तो सारा ट्रांजेक्शन कैश में करते हैं या तो सारा ट्रांजेक्शन बैंक में करते हैं। ऐसा बहुत कम आज के समय में बिजनेसमैन मिलेगा जो सारा ट्रांजेक्शन कैश में करे या सारा ट्रांजेक्शन बैंक में करे। केवल कैश में, सब कैश में लेंगे, बैंक में 1 रुपया भी नहीं लेंगे। वैसे बिजनेसमैन सिंगल कॉलन कैश बुक बनाते हैं। तो पहले तो ऐसा था कि बहुत सारे बिजनेसमैन केवल कैश में लेते थे और कुछ बिजनेसमैन बोलता था भाई हमारे यहाँ जितना पेमेंट होगा चेक से होगा और जो भी रिसिप्ट होगा चेक से होगा। तो वैसे बिजनेसमैन ये बनाते थे सिंगल कॉलन कैश बुक। लेकिन अब के समय में क्योंकि अब जो भी एक समोसा बेचने वाला भी दोनों मोड से पेमेंट लेता है, कैश में भी लेता है, बैंक से भी लेता है, उसके लिए भी पॉसिबल नहीं सिंगल कॉलन बनाना। इसलिए सिंगल कॉलन कैश बुक ऐसे बिजनेसमैन बनाएंगे जिनके यहाँ केवल ट्रांजेक्शन या तो कैश में होगा या तो ट्रांजेक्शन बैंक से होगा। सारा ट्रांजेक्शन कैश में होगा तो कैश कॉलन बना लेंगे इसमें, और सारा ट्रांजेक्शन अगर बैंक से होता है तो इसमें बैंक कॉलन बना लेंगे। सिंगल ही तो है, एक कॉलन हम लोग ले लेंगे, या तो कैश में रिकॉर्डिंग करेंगे या तो बैंक का रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आज के समय में इस तरह का कैश बुक रिलीवेंट है नहीं, आज के समय में अप्लाई भी नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे भी बिजनेसमैन आज पेमेंट जो लेते हैं वो दोनों मोड में लेते हैं, कैश में भी रिसीव करते हैं और बैंक से भी रिसीव कर रहे हैं। तो उनके लिए आज के समय में जो कॉलन कैश बुक चलेगा वो डबल चलेगा, डबल कॉलन कैश बुक। डबल कॉलन कैश बुक मतलब है रुपया को लिखने का 2 कॉलन रहेगा, अमाउंट का 2 कॉलन रहेगा, एक में कैश ट्रांजेक्शन लिखेंगे और एक में बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। यानी 2 कॉलन अमाउंट का रहेगा, इसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, एक में बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अगर पैसा कैश में आया तो कैश कॉलन में लिखेंगे, पैसा अगर बैंक में आया तो बैंक कॉलन में लिखेंगे। उसी तरह पेमेंट में 2 कॉलन रहेगा, एक कैश का एक बैंक का। अगर पेमेंट कैश से हुआ है तो कैश में, पेमेंट बैंक से हुआ है तो बैंक में। तो वैसे कैश बुक को डबल कॉलन कैश बुक बोलते हैं। और आज के समय में जितने बिजनेसमैन हैं वो बनाते हैं डबल कॉलन कैश बुक। अब डबल कॉलन में देखना है कौन सा सबसे ज़्यादा बनता होगा, तो सबसे ज़्यादा कौन सा बनता है? कैश एंड बैंक कॉलन। हमारे ट्यूशन में भी कुछ पेमेंट कैश में आता है, कुछ पेमेंट बैंक से आता है। फ़ोन पे कर दिए तो कोई बैंक ही तो गया, तो उसको तो हम कैश में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारे पास अकाउंटेंट रहे और हमको फ़ोनपे से पेमेंट कोई दे रहे हैं और मेरा अकाउंटेंट कैश में लिख देगा, तो सामने जब हिसाब मांगेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। लिख दिया कैश में सर इतना पैसा आया, तो जोड़े देखिए भाई ये तुम्हारे पास 6,000 रुपया है, तो 6,000 कहाँ है? अब गिनता है तो बोलता है सर 1,500 ही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई। तब अकाउंटेंट बताएगा सर 1,500 आपके पास कैश दिए रहे हैं और 4500 रुपये आपके अकाउंट में गया है। इसका मतलब रिकॉर्डिंग गलत है, कैश में 6,000 नहीं लिखना चाहिए, उसको लिखना चाहिए कि 1,500 कैश रिसिप्ट और 4,500 बैंक रिसिप्ट। तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि बैंक में इतना पेमेंट आया और कैश में इतना पेमेंट है, क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन 6,000 का तो मामला चलता है। अब किसी पेट्रोल पंप में कितना लोग फ़ोनपे से कर देता है, कितना कैश दे देता है, तो उसका अकाउंटेंट को एकदम क्लियर कट लिखना चाहिए कि ये इतना फ़ोनपे से गया, इतना कैश में गया, पूरा क्लियर कट लिखना चाहिए, किस अकाउंट में गया, किस टाइम में गया, कितना अमाउंट गया, सब। अगर उसको पॉसिबल हो सके तो रेफरेंस नंबर भी मेंशन कर देना चाहिए कि रेफरेंस नंबर इतना से गया, ताकि मालिक को कभी भी मिलाना हो तो आराम से मिला सकता है। वो क्या करेगा, बैंक का स्टेटमेंट प्रिंट करेगा या अपने मोबाइल में निकालेगा और रेफरेंस नंबर से मिला लेगा, कहानी खत्म। क्योंकि बिजनेस का मालिक या पेट्रोल पंप का मालिक दिन भर तो पेट्रोल पंप में बैठा नहीं रहता, वो शाम में आता है। अब सोचिए शाम में अचानक आएगा और हिसाब मांगेगा, तो उसको हल्का भी इधर उधर का बात बताएगा तो उसको शक होगा, पर लगेगा कुछ आप गलत कर रहे हो। इसलिए क्लियर कर दीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कितना पेमेंट कैश में आया है, कितना पेमेंट बैंक से आया। उसके लिए हम लोग बनाते हैं डबल कॉलन कैश बुक, और डबल कॉलन में भी कौन सा कॉलन बनाते हैं? कैश और बैंक कॉलन। एक कभी कभी बना देते हैं कैश और डिस्काउंट कॉलन। ये तो आज के समय में बनना मुश्किल है, क्योंकि फिर बता रहे लेन देन कैश में होता नहीं। पहले लेन देन कैश होता था, कुछ डिस्काउंट भी हम लोग दे देते थे, तो उसी में रिकॉर्डिंग कर देते थे। एक बनता है बैंक और डिस्काउंट। ये भी आज के समय में अगर देखा जाए तो पॉसिबल नहीं नज़र आएगा, बहुत कम बिजनेस हैं जिसमें ये नज़र आएगा ये दोनों। लेकिन आज का जितना बिजनेसमैन जो हम लोग देख रहे हैं, सारे बिजनेस में ये भी वाला मोड लगेगा, कैश और बैंक। क्योंकि पेमेंट कैश से भी हो सकता है, पेमेंट बैंक से भी हो सकता है। हाँ, कुछ जगह पे बैंक कॉलन हो सकता है, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन जितना भी पेमेंट रिसिप्ट करते हैं या पेमेंट करते हैं वो सब थ्रू बैंक करते हैं, यानी चेक से करेंगे। तो चेक से करेंगे तो ये पॉसिबल है जहाँ बैंक और डिस्काउंट कॉलन आपको मिलेगा। ट्रिपल कॉलन कैश बुक में क्या होगा, तो ट्रिपल में फिर तीनों का मिक्स रहेगा। कौन कौन सा चीज़ होता है? कैश, बैंक और डिस्काउंट। कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों का कॉलन रहेगा, तो ट्रिपल कॉलन कैश बुक हो जाएगा। और पेटी कैश बुक बोलता है कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग पेटी कैश बुक बनाते हैं। अब जहाँ मिसलिनियस एक्सपेंसेस, अब चाय का खर्च है, कॉफ़ी का खर्च है, पिन का खर्च है, पेपर का खर्च है, तो उसको मेन कैश बुक हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसका साइड में एक पेटी कैश बुक बनाते हैं वाइट पेज में, उसमें सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। जो टोटल पेटी एक्सपेंसेस यानी छोटे छोटे जितने खर्चे टोटल होते हैं, टोटल को एक बार मेन कैश बुक के पेमेंट साइड में लिख देते हैं।
कि हमने टोटल 950 रुपये का पेमेंट किया, लिख देते हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस। अब जिसको शौक है मिसलिनियस एक्सपेंसेस को पढ़ने का, तो पीछे अटैच किया रहता है वाइट पेपर में लिखा हुआ, पढ़ते रहो, चाय कितना का, पिन कितना का, कॉपी कितना का। चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ लेता है, जब इसको शक हुआ तो पढ़ लेगा, वो जाके वेरीफाई करेगा। इसलिए कैशबुक के जस्ट पीछे उसको स्टेपल कर देते हैं कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ता है और लगता है कि ये मिसलिनियस एक्सपेंसेस कहाँ चला गया, तो आप उसको एक बार जाके स्टडी कर लीजिए कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट हम डालें। तो मिसलिनियस, इसीलिए पेटी कैशबुक तो बनता ही बनता है हर बिजनेस में, पेटी एक्सपेंसेज होना ही होना है, छोटे छोटे एक्सपेंसेज होना ही है। अब हम लोग को देखना है फॉर्मेट क्या होता है सिंगल कॉलम कैशबुक का। फिर से ध्यान दीजिएगा, तो अभी के समय में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कैशबुक इस्तेमाल होता है वो डबल कॉलम कैशबुक होता है। डबल कॉलम में भी कौन सा है, कैश और बैंक कॉलम, क्योंकि हम लोग जिस बिज़नेस को जान रहे हैं वो ज़्यादातर बिजनेस कैश में भी डील करता है और बैंक में भी डील करता है, तो ज़्यादातर हमारे यहाँ कैश और बैंक कॉलम। लेकिन अगर बड़ी कंपनियों की बात करें तो केवल बैंक कॉलम बना देता है, हालांकि वो लोग भी कैश में डील करता है, कैश में उसका भी डीलिंग होता है और बैंक से डीलिंग होता है। लेकिन बड़ी कंपनियां जब जाती हैं, बड़ी कंपनियों के बारे में बात करेंगे तो वो बैंक कॉलम ही ज़्यादातर बनाएगा, सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन बैंक से रिकॉर्ड करता है। क्योंकि हम तो जाते हैं रिटेलर के पास, उसको पैसा दे देते हैं, हम रिटेलर को कैश देते हैं, फिर रिटेलर क्या करता है, वो कैश डिपॉजिट मारता है अकाउंट में, फिर उसको अकाउंट से पेमेंट करता है। यानी कंपनियां रिसिप्ट भी अकाउंट से कर रही है और पेमेंट भी अकाउंट से कर रही है। कंपनी का सारा ट्रांजेक्शन जो है ट्रांसपेरेंट रहता है। इससे क्या होता है, बिजनेसमैन को भी आसान पड़ता है हिसाब रखने में कि जितना पेमेंट भेजे देख लो, और रिकॉर्डेड तो है, ऑन रिकॉर्ड है, कभी भी आप बोलोगे प्रिंट करके हम अपना पासबुक से दे देंगे। तो इसलिए सारा पेमेंट बैंक से होता है बड़े बिजनेस के लिए। तो बड़ा बिजनेस बैंक कॉलम और छोटे बिजनेस जो है कैश एंड बैंक कॉलम दोनों रखेंगे। अब चलते हैं फॉर्मेट क्या होता है कैशबुक। रोकड़ बही का नमूना, ये 30 स्टेप का फॉर्मेट होता है। 30 स्टेप का मतलब बीच में बिंदु कटेगा, एक साइड इधर एक साइड उधर। अब इधर यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे लिखते हैं रिसिप्ट, पैसा किससे आ रहा है। आप पार्टिकुलर भी लिख सकते हैं, बहुत जगह पे पार्टिकुलर भी यहाँ लिखा जाता है, तो कोई वैसा दिक्कत है नहीं, पार्टिकुलर भी आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कैशबुक फोलियो, भी कभी कभी लिख देता है, या इनवॉइस नंबर भी। इनवॉइस नंबर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, ये कैश है ना। यहाँ LF लिखते हैं, यहाँ रुपीज़ लिखते हैं। यहाँ पे आप कैशबुक फोलियो भी लिख सकते हैं, कैशबुक का फाइल नंबर लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे वाउचर नंबर कर सकते हैं, वाउचर नंबर लिख सकते हैं। जो रिसिप्ट नंबर है वो यहाँ लिख सकते हैं, VN। वाउचर नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। VN मीन्स वाउचर नंबर। बहुत बार चेक नंबर भी लिखा जाता है, चलिए काफ़ी। LF का तो जान ही रहे। और ये फिर साइड होगा डेट, ये हो गया पेमेंट। पेमेंट की जगह पार्टिकुलर भी मेंशन कर सकते हैं, कोई वैसा इशू नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि एकदम यही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोग पार्टिकुलर लिख देते हैं, बहुत लोग पेमेंट लिख देते हैं। फिर से हम आपको बता दें कि कैश बुक और कैश अकाउंट का रिज़ल्ट सेम आता है, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा दोनों में। कैश बुक से वही रिज़ल्ट मिलेगा जो कैश अकाउंट से मिलेगा, तो रिज़ल्ट वही आएगा, आंसर सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि कैश बुक जो होता है वो सब्सिडी बुक होता है और कैश अकाउंट जो होता है लेजर होता है। कैश बुक बनाने के लिए जर्नल बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैश अकाउंट बनाने के लिए जर्नल बनाना ज़रूरी है। ये कुछ सिमिलैरिटी, एक तो है सिमिलैरिटी, दोनों का आंसर सेम आएगा, बाकी डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा है इसमें। अब हम लोग एक करके देखेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते आखिर कैसे हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक का बनाएंगे, इसको लिखिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन सिंगल कॉलम कैश बुक का, एक क्वेश्चन डबल कॉलम कैश बुक का बनाते चले जाएंगे और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब हम लोग एक सिंगल कॉलम कैश बुक देखेंगे, तो एक क्वेश्चन हम अपने से लिख देते हैं। बोलता है प्रिपेयर कैश बुक। सीरियल नंबर में लिख देते हैं ट्रांजेक्शन। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ₹1,00,000। दूसरा है परचेज गुड्स,
बोलते हैं 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरा परचेज गुड्स लिखा है 30,000। तीसरा है सोल्ड गुड्स 20,000। 30,000 का सामान खरीदा, 20,000 का बेचा। पेड रेंट 300 रुपये किराया दिया। रिसिप्ट कमीशन, इसका हिंदी लिखने की तो ज़रूरत नहीं होना चाहिए। कमीशन 1,000 रिसीव किया। और उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, सोल्ड गुड्स टू महेश फॉर कैश। आउटस्टैंडिंग्स या सैलरी आउटस्टैंडिंग कर दीजिए। सैलरी आउटस्टैंडिंग 3,000। रेंट पेड इन एडवांस, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 5,000। देखिए ये हमारे पास कुछ लेन देन दिए हुए हैं और इस लेन देन को हम लोगों को कैश बुक में शिफ्ट करना है। ये अब 10 लेन देन है, 10 का 10 को हम लोग शिफ्ट करना है कैश बुक में, या 2-3 और लेन देन कर देते हैं, इसको पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं। परचेज कंप्यूटर 10,000 सोल्ड बिल्डिंग 15,000। सोल्ड गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर कैश। यही लेन देन है और 13 लेन देन को हम लोगों को कैश बुक में रिकॉर्ड करना। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बना रहे हैं कैश बुक, और कौन सा कॉलम कैश बुक यहाँ बनाने बोल रहा है? सिंगल, कुछ नहीं बोल रहा है और सारा ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि सारा ट्रांजेक्शन जो इसका कैश में हो रहा है। कहीं बैंक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम मानेंगे कि सारा ट्रांजेक्शन किस में हो रहा है? कैश में हो रहा है। जब सारा ट्रांजेक्शन कैश में होगा तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगा। जो फॉर्मेट आपको बताया गया था उसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है। यहाँ वाउचर नंबर होता है, इसमें तो हालांकि कुछ लिखाएगा नहीं क्योंकि वाउचर नंबर अपने पास है नहीं। यहाँ LF होता है, इसमें भी कुछ मेंशन नहीं होगा। यहाँ रुपीज़ का कॉलम होता है, यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे। फिर से डेट, फिर से पेमेंट, और यहाँ चले जाएगा डेट हो जाएगा, और यहाँ होगा रिसिप्ट। वाउचर नंबर होगा, LF होगा और रुपीज़ होगा। ये हमारे पास कैश बुक का फॉर्मेट है। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। कैश बुक में सिंपल आपको एक बात ध्यान देना है, हमको इस पूरे ट्रांजेक्शन में किसी को फोकस नहीं करना, सिर्फ कैश को फोकस करना है कि अगर कैश कम सीन होगा, आएगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। सिंपल है। देखिए, आएगा तो रिसिप्ट बोलते हैं और जाने को पेमेंट बोलते हैं। तो अगर आया तो डेबिट साइड, गया तो क्रेडिट साइड। सिर्फ कैश को लिखेगा क्योंकि इसमें से हमको कैश छांटना है। कैश बुक बना रहे हम, परचेज बुक नहीं बना रहे जो स्टॉक को देखने जाएंगे, या फर्नीचर का बुक नहीं बना रहे जो फर्नीचर को देखने जाएंगे। हमको सिर्फ कैश देखना है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो लेन देन को पढ़िए, समझिए और देखिए कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अगर आएगा तो डेबिट साइड और जाएगा तो क्रेडिट साइड, इसका पोस्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मालिक क्या कर रहा है? बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो हम लोग बिजनेस का कैश बुक बना रहे हैं, तो बिजनेस के पास तो पैसा आएगा ना, तो आएगा तो डेबिट साइड लिखेगा। यहाँ डेट नहीं मेंशन है तो सीरियल नंबर लिख देते हैं। अब सवाल है कि बिजनेसमैन बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो ये कैपिटल के नाम पर जाएगा ना, टू कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आया है? 1 लाख, डेबिट क्योंकि आया है। सेकेंड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, परचेज गुड्स। जब हम माल खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, और जाएगा तो हम तो इधर लिखेंगे। किसके नाम पर लिखेंगे? सेकेंड पार्टी का नाम पर नहीं लिखते हैं। तो सेकेंड पार्टी कौन है? परचेज। कितना अमाउंट है? 30,000। उसके बाद क्या है?
सोल्ड गुड्स, माल बेचा, बताइए अगर माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना 20,000। उसके बाद क्या है, पेड रेंट, रेंट जब हम पे करेंगे तो पैसा जाएगा, तो लिखेंगे बाई रेंट अकाउंट 300 रुपया। उसके आगे क्या है, रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, तो टू साइड में लिखेंगे टू कमीशन, कितना पैसा आ रहा है 1,000 आ रहा है। उसके नीचे है परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, ध्यान दीजिएगा परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील कैश नहीं है, ये उधार में है, क्योंकि नाम पार्टी का दिया और कहीं भी कैश मेंशन नहीं है। तो जब किसी भी पार्टी का केवल नाम दिया रहे और कैश मेंशन नहीं रहे तो हम लोग मानेंगे कि उधार लेन देन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक में लिखेंगे नहीं, क्योंकि माल अभी खरीद रहे हैं सुनील से, पैसा तो अभी नहीं दे रहे, जब पैसा देंगे उसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो उधार लेन देन को नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। सोल्ड गुड्स टू महेश, देखिए लेकिन यहाँ नाम दिया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ क्या लिख दिया है, कैश लिखा है, मतलब कैश ट्रांजैक्शन है। तो जब हम कैश में सेल कर रहे होंगे महेश को तो पैसा आ रहा होगा मेरे पास, तो लिखेंगे 6 नंबर ट्रांजैक्शन टू सेल्स, महेश नहीं लिखेंगे, टू सेल्स लिखेंगे। बेचे हम लोग कितना 3,000, जब पैसा आ जाए तो फिर सेल्स के नाम पर चढ़ा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये ट्रांजैक्शन नहीं किया। सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी सैलरी बाकी है, पेमेंट नहीं किए हैं, तो जब बाकी है तो उसका रिकॉर्डिंग तो नहीं करेंगे, जिस दिन आप सैलरी पेमेंट करेंगे उस दिन इसका रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये भी मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो दोनों रिकॉर्ड नहीं हुआ। रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में आपने रेंट पेड कर दिया तो पैसा तो चला गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा ये लेन देन कितना था 7 नंबर था ना, ये 7 नंबर गया, उसके बाद 8 नहीं गया, 9 जा रहा है, 9 में लिखेंगे बाई रेंट, कितना आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं रेंट, 200 रुपये अपने एडवांस में रेंट पेमेंट किया। उसके आगे क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, राम से खरीद रहे हैं, लेकिन देखिए कैश में खरीद रहे हैं 10,000 और क्रेडिट में 5,000, तो हम लोग कैश करने रिकॉर्डिंग करेंगे, तो बाई परचेज कर दीजिए, 10 को बाई परचेज, ये परचेज के नाम पर जाएगा, राम के नाम पर नहीं। बाई परचेज कितना 10,000 का, और क्रेडिट वाले को इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। परचेज कंप्यूटर, कंप्यूटर जब खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो इधर लिखेंगे बाई कंप्यूटर, कितना पैसा जा रहा है 10,000। उसके आगे क्या लिखा है, सोल्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग अगर बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो लिखेंगे टू बिल्डिंग, कितना अमाउंट है 15,000। उसके नीचे सोल्ड गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर कैश, 2 होना चाहिए ना, सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर कैश, रमेश को हम लोग बेच रहे हैं कैश में, तो रमेश को अगर कैश में बेचेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स के नाम पर 10,000। और तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। अभी हम लोगों ने पोस्टिंग कर लिया, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, अब हम बैलेंसिंग करेंगे। तो पोस्टिंग का रूल हम लोग सीख लिए कि जो ट्रांजैक्शन था इसमें से कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को छांटे और उसको उठा के कैश बुक में शिफ्ट कर दिए। अब जो क्रेडिट वाला था उसको इग्नोर मार दिए, 3 जगह क्रेडिट था, एक 6 तारीख का, एक 8 तारीख का और एक 10 तारीख वाले में 5,000, इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक बनाते ही नहीं है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन अलग बुक में रिकॉर्ड होता है, उसके लिए सेल्स बुक है, परचेज बुक है, और अगर बचा खुचा तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन, तो रिकॉर्डिंग तो हमने कर दिया। अब हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो बैलेंसिंग का सिस्टम है कि जिधर ज़्यादा होता है उधर टोटल करते हैं, कम वाले साइड में लेकर जाते हैं और बैलेंस करके निकाल के उसको CD लिखते हैं और अगले साइड में क्या करते हैं BD कर देते हैं। अब हम लोग कैश बुक बना रहे हैं तो कैश हमेशा डेबिट बैलेंस रखता है, इसलिए कैश बुक का हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होगा। तो हम लोग टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है इसका 1,20,000, 21, 24, 24 और 5, 29, 39, 49, 149। एक बार टोटल करके देख लीजिएगा, 1,49,000 आया। अब गया कितना, तो टोटल कर दीजिए 10, 10, 20 और 30, 50, 50,500 चला गया, 50,500 चला गया। तो 149 आया और इतना गया, तो माइनस करके लिखिए कितना बचता है, 5, 5, 10, हाथ में 1, 8 और 1, 9, 5, 1, 6, 8 और 6, 88,500 बचेगा। और ये ध्यान दीजिएगा जिधर कम होता है उधर हम लोग CD करते हैं, इसके बैलेंस को कैरी करना पड़ेगा ना, CD का मतलब कैरी डाउन, हम लोग वहाँ से कैरी डाउन करके और अगले शिफ्ट साइड में, यानी उसके अपोजिट साइड में जिधर CD होता है उसके उल्टे में BD करते हैं, इसलिए क्योंकि जिधर कम हो रहा है ना। अच्छा बैलेंस ये 88,500 क्रेडिट का नहीं है, ये बैलेंस है इधर का, इधर ज़्यादा था तब ना उधर निकला, तो इधर ज़्यादा था उधर निकला, तो उधर वाले बैलेंस को इधर भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस साइड का उसी साइड में लिखना पड़ेगा। तो वहाँ CD करके और यहाँ क्या करना होगा, BD करना होगा, टू बैलेंस BD के नाम पर लिखना होगा।
88,500 और ये आपका कैश बुक कंप्लीट हुआ। तो मुझे नहीं लगता है किन्हीं को दिक्कत होगा, वो भी सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने में। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ ट्रांजैक्शन को ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं है। दूसरा ये चेक करना है कि उससे रिसिप्ट हो रहा है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। लेन देन को पढ़िए और समझिए कि किससे पैसा आ रहा है और किससे जा रहा है। अगर पैसा आएगा तो डेबिट साइड लिखेंगे और जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। यही रूल्स है कैश बुक बनाने के लिए और इसी रूल्स को अप्लाई करके आप लोगों को भी कैश बुक बनाना है। तो एक क्वेश्चन हम दे देंगे बनाने के लिए, बुक से ही दे देंगे और बाकी क्वेश्चंस आपके पास स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का ही। प्रिपेयर कैश बुक 2016 दिया वो मार्च 1। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का मतलब पहले से आपके पास कैश है। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि बिजनेस पुराना है, ऑलरेडी चल रहा है, इसलिए इसके पास कैश इन हैंड है। और हम लोग जो अभी क्वेश्चन बनाया था वो बिजनेस न्यू था, इसलिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश था। 150 मार्च 2 है रिसीव फ्रॉम कस्टमर, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से प्राप्त किए 530। M3 परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश 320। मार्च 4 है रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, मिस्टर ए से प्राप्त किए 480। पेड वेजेस 34। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 600। M25 परचेज गुड्स फॉर कैश। ये सब पोस्टिंग में किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है। और 11th क्लास का अगर बुक है तो आप घर में भी इससे बनाइए, जितना ज़्यादा कैश बुक आप बना सकते हैं। सिंगल कॉलम में भी बनाइएगा, डबल अगले क्लास के बाद आप बनाते रहिएगा। पेड रेंट 45, सोल्ड न्यूज़पेपर 15 और विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये ड्राइंग कहलाता है जो लास्ट लिख रहे हैं। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज अगर रहेगा तो ड्राइंग कहलाएगा। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ये होगा 60 रुपीज़, 60 रुपये। और इसका आंसर आएगा 876 रुपया। 876 रुपीज़ आएगा कैश बैलेंस, याद रखिएगा। तो इसको बना सकते हैं। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है सिंगल कॉलम कैश बुक का। और अगर 11 का बुक मिले तो आप लोग 11 के बुक से भी सिंगल कॉलम कैश बुक बनाइए, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और अगले क्लास में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में रहेंगे और कैश बुक के लगभग कॉन्सेप्ट को अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।